वो मच्छर एक उदास से छोटे से स्प्लैट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी टांगे अभी भी हिल रही थी। मैंने ब्लो टॉर्च के नोजल पर फूंक मारी। भले ही उसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, पर उस वक्त मुझे ये करना एकदम सही लगा। फर्स्ट ब्लड, एलियन सर्वाइवल का रूल नंबर 1, पहले हमला करो, सवाल कभी मत पूछो। ये रूल आपके लिए लाया गया है लिन भाई। पहले मच्छर को जलाने के बाद मैंने ब्लो टॉर्च अपने हाथ में रखी और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ गया। अपनी केव के एंट्रेंस से करीब 20 मीटर दूर जाकर मैं रुका और मैंने पिछले हादसे को सोचा। गुफा का छोटा सा क्रॉल होल पत्थरों के बीच लगभग इनविजिबल हो गया था। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। मुझे पता था कि वो दोनों अंदर से देख रही होंगी। मेरा इंतजार करना लेडीज, मैं लोडेड वापस आऊंगा। के वो जंगल के ट्री लाइन के बीच का एरिया एक फ्लैट रॉकी ग्राउंड था जो करीब 20 मीटर चौड़ा था और ठीक उस पत्थर पहाड़ के सामने था। मेरा दिमाग ऑलरेडी ब्लूप्रिंट्स बना रहा था। किसी दिन जब हमारे पास और काम करने वाले हाथ होंगे तो हम इन पत्थरों को क्लियर कर देंगे, कुछ लकड़ियां काटेंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर वुडन कैबिन बनाएंगे। अंधेरी केव में अब और नहीं रहना पड़ेगा, वो एक रियल लाइफ होगी। उन्हीं सपनों को दिमाग में लिए मैंने उस प्राचीन जंगल में अपने पहला कदम रखा। जंगल के अंदर जाते ही रोशनी तुरंत गिर गई। विशाल पेड़ों की छत जाइंट छतरियों की तरह उन्हें 3 सूरजों को रोशनी फैलाने से रोक रही थी और अपने नीचे गर्म ह्यूमिड ट्वाइलाइट बना रही थी। हवा बहुत थिक और वेट थी। वाह, एक और वेलकम कमेटी। 3 जाइंट मच्छरों ने अलग अलग एंगल से मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं आवाज से उन्हें ट्रैक करने में पहले ही अच्छा हो चुका था। ब्लो टॉर्च से 3 क्विक बर्स्ट निकले। 3 धुआं निकालती लाशें जमीन पर गिरी। मैंने हर एक को ध्यान से पैरों तले मसल दिया था। आखिरी चीज जो मैं चाहता था वो यह थी कि प्राचीन जंगल में फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाए। एक्सप्लोरेशन के पहले ही दिन अपना पूरा पड़ोस जला देना मरने का एक बहुत स्पेक्टेक्युलर तरीका था। मैं आगे बढ़ता रहा। मेरी आंखें अच्छी प्लांटिंग स्पॉट्स और वाटर सोर्सेज ढूंढ रही थी। तभी मेरे लेफ्ट में करीब 10 मीटर दूर किसी चीज ने मेरी नजर खींची। उस ओवरसाइज्ड ग्रीन प्लांट्स के बीच एक ऐसा पौधा था जो अलग ही स्टैंड आउट कर रहा था। उसके टॉप पर एक ब्लड रेड फूल का गुच्छा था। की पंखड़ियां सेमी ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल जैसी थी जो फेंट रेड लाइट से ग्लो कर रही थी। उसके पत्ते 5 के ग्रुप में थे। इनके एजेस आरी जैसे थे और उनमें गोल्डन कलर की वेन्स चमक रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ कर उसे ध्यान से देखा। उसका शेप मुझे अनबिलीवेबल तौर पर जाना पहचाना लग रहा था। ये एक जेंसिन प्लांट का जाइंट वर्जन है। मैंने अपनी लाइफ में कभी वाइल्ड जेंसिन खुद खोदा नहीं था, पर मैंने टेक्स्ट बुक्स में उसकी पिक्चर्स देखी थी। ये चीज अर्थ के जेंसिन से हर तरह से आइडेंटिकल थी, बस ये दर्जनों गुना बड़ा था। इसके फूल ग्लो कर रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर इसका फूल इतना बड़ा है तो जमीन के नीचे उसकी रूट कितनी मैसिव होगी। अगर ये सच में साइज का जेंशन है तो ये पक्का हजारों लाखों साल पुराना होगा। शायद इस पॉइंट पर अगर इसके अंदर आत्मा आ चुकी होगी। मैं मजाक कर रहा था, पर मेरे हाथों ने ऑलरेडी दरंते पर अपनी पकड़ टाइट कर ली थी। स्पिरिट हो या ना हो, मैं इसको खोदने वाला हूँ। भाई जरा इमेजिन करो, इसको वापस केव में ले जाकर उन दोनों कमजोर प्रिंसेस के लिए एक का सूप बनाना उनके अंदर एनर्जी का धमाका कर देगा। मैं बिल्कुल एक चोर की तरह दबे पांव आगे बढ़ा, अपनी सांस रोके हुए केयरफुल स्टेप्स के साथ उसके और करीब पहुंचा। मैं ऑलरेडी उसके फूलों पर उसकी बूंदें साफ देख रहा था। मैंने खुद को शुरू करने के लिए अपनी सिकल हवा में उठाई, तभी वो पौधा हिल गया। वो लाल फूल बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसकी बस बेस की मिट्टी बाहर की तरफ फट पड़ी। येलोइश ब्राउन रूट जमीन से फटकर बाहर निकली और उसमें हाथ पैर थे। ऐसी कुछ चीज थी जो चेहरे जैसी लग रही थी। ये करीब आधा मीटर लंबा था। रेशेदार रूट हेयर्स से धागा ढका हुआ था और उसमें 2 मोटे रूट लेग्स थे जो जमीन पर आजाद होते ही वहां हवा में किक मार रहे थे। जमीन पर लैंड करते ही ये एकदम स्पीड से अंडरब्रुश झाड़ियों के बीच से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके सर पे वो रेड फ्लावर बुरी तरह उछल रहा था और हिल रहा था। वो अफ़ज़ा कि सच में एक स्पिरिट बन चुका था। मैं वहां अपनी दरंती हवा में उठाए बिल्कुल फ्रोज हो चुका था। एक जिंदा जंक्शन को घास के बीच से किसी डरी हुई चुईया की तरह स्प्रिंट करते हुए देख रहा था। तुम्हारी रनिंग फॉर्म बहुत बेकार है। तुम एक ही साइड का हाथ और पैर एक साथ चला रहे हो। ये शब्द मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गए, इससे पहले कि मैं ये फिगर आउट कर पाता कि एक एलियन रूट वेजिटेबल को चाइनीज भाषा समझ आती है या नहीं। तभी मैंने अपने पैरों के नीचे जमीन को वाइब्रेट करते हुए फील किया। वो कंपन उस जंक्शन की वजह से नहीं थी। उस छोटे से आधे मीटर के
पौधे में इतना मांस थोड़ी था, ये कुछ बहुत बहुत बड़ा था। क्रैश। जल्दी से घूमा और लेफ्ट में जाइंट लीव्स की उस दीवार को देखा। वो 2 से 3 मीटर लंबे पौधे बुरी तरह हिल रहे थे, जैसे उनके बीच से कोई बुलडोजर फ्लो कर रहा था। वो आवाज, मुझे वो आवाज पता नहीं, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अर्थ पे हमारे सुअर करते थे, वो गुरगुराने वाली सांस लेने की आवाज। पर ये आवाज कहीं गुना बड़ी थी। हवा के साथ एक मस्की सड़ी हुई जानवर की बदबू आई और मेरे चेहरे पर इतनी जोर से हिट हुई कि मुझे लगभग उल्टी आ गई। मेरी बॉडी का एक एक बाल खड़ा हो गया था। अंदर से कोई विशाल चीज बाहर आ रही थी। भागो। मैंने अपने सारे प्लान्स अमेंडेंट कर दिए। प्लांटिंग लोकेशंस, घर बनाने के सपने, जेंसिन शूप, सब एक इंस्टेंट में वेपोरेट हो गए। मैं पीछे घूमा और मैं उस रास्ते पर इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से मैं आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं भागा था। मैंने मुश्किल से 2 कदम ही लिए थे जब मेरे पीछे की वो पौधों की दीवार फटकर अलग हो गई। टूटे हुए पत्ते हवा में हरे रंग की कागज के टुकड़े तरह बिखर गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस एक लुक ने मेरी आत्मा को एक बॉडी से अलग कर दिया था। जंगल की ट्री लाइन को चीरते हुए एक ऐसा क्रीचर बाहर आ गया जो 3 से 4 मीटर लंबा था। किसी हैवी ड्यूटी ट्रक की तरह बिल्ड था। उसका सर एक जंगली सुअर जैसा था, पर स्केल अब तो पूरे सपने जैसा लगा। इसके मुंह से 2 घुमावदार दांत तलवारों की तरह बाहर निकले हुए थे। दोनों 1 मीटर से ज्यादा लंबे थे और इनमें एक स्टिकी येलो चमक थी। इसकी बॉडी इतने खुरदरे और काले बालों से ढकी थी जो इतने मोटे और टाइट थे कि वो स्टील नीडल्स के आर्मर जैसे लग रहे थे। और इसकी 6 टांगे थी, अर्थ के बोर की तरह 4 नहीं 6। आगे की 4 टांगे मोटी थी, चार्ज करने और जमीन को फाड़ने के लिए बिल्ड थी। पीछे की 2 टांगे लंबी और पतली थी, जो क्लियरली स्पीड बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हो। ये चीज एक ऑर्गेनिक बैटरिंग रैम की तरह थी जिसमें बूस्टर लगा हो। इसकी बास्केटबॉल के साइज की आंखें सीधा मुझ पर लॉक हो गई थी। मैं वो मोमेंट देख सकता था जब मैं उसका डिसीजन समझ गया। भागते हुए जेंशन को भूल जाओ, ये बिना बालों वाला 2 टांगों का जीव से बहुत ही आसान स्नैक लगा। ओ, उसकी 6 की 6 टांगे एक साथ फायर हुई। हर एक कदम एक साथ जमीन हिला रही थी। ये सीधा मेरी तरफ चार्ज कर रहा था। हार्ड में जाऊं। मैं इतनी तेजी से भाग रहा था कि मेरे लंग्स का आग की तरह जल रहे थे। मैं पीछे मुड़कर नॉनसेंस चिल्ला रहा था, मेरा पीछा मत करो, मेरा मीट है, मेरा टेस्ट बहुत बेकार है। जैसे कि उस एलियन पिग को मेरी डाइटरी प्रेफरेंसेस समझ आ रही हो। जंगल के किनारे और केव के बीच का वो रॉकी ग्राउंड सिर्फ 20 मीटर का था। वही 20 मीटर जो नॉर्मली कुछ नहीं लगते थे, पर इस वक्त वो मुझे किसी समुंदर जितने लंबे लग रहे थे। मेरा पैर एक लूज पत्थर पर पड़ा, दर्दनाक आवाज, और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, स्प्रेन्ड। मेरी टांगों में दर्द दौड़ गया। मैं लड़खड़ाकर लगभग जमीन पर गिरने वाला था, पर मैं रुका नहीं। चाहे मुझे बाकी का रास्ता रोल करके जाना पड़े, तो मैं उस केव में वापस जाने वाला था। मैं अभी उन पत्थरों के अंदर सिर्फ आधे रास्ते ही पहुंचा था जब मेरे पीछे जमीन की बिलिंग अचानक 10 टाइम्स ज्यादा बेकार हो गई। तब किसी ट्रक लेवल की शेकिंग नहीं थी, ये अर्थक्वेक लेवल की शेकिंग थी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो बोर्ड जो मेरे पीछा कर रहा था, टेरिफाइंग 3 मीटर लंबा मॉन्स्टर, वो उस ट्री लाइन के एज पर रुक गया था। ये वहाँ खड़ा कांप रहा था, डर के मारे सिकुड़ रहा था, एकदम उस बच्चे की तरह जो कुछ गलत करते पकड़ा जाए। कि उसके पीछे जंगल की परछाइयों से स्लोली बाहर निकल रही थी एक चीज। इसे देखकर मेरा दिमाग फंक्शन करने से इनकार कर दिया। एक चलता फिरता सांस लेता हुआ काले रंग का पहाड़ था, 3 मंजिल ऊंचा था। उसका हर एक कदम आसपास के उन जाइंट पेड़ों को हिला रहा था। उनसे चरचराने की आवाजें आ रही थी। ये दांत किसी बड़े पिलर जैसे थे जो आसमान की तरफ जा रहे थे, और उन दांतों से एनिमल्स के रिमेन लटक रहे थे जिन्हें मैं पहचान भी नहीं सकता था। हड्डियां, चमड़े के चीथड़े, उन चीजों के बीच टुकड़े भी जिंदा हुआ करती थी। भाई जो ट्रक साइज बोर मेरा पीछा कर रहा था, वो तो सिर्फ दूध पीता बच्चा था। तो उसकी माँ, ये मेगा बोर, ये थी द रियल वन। उस मेगा बोर ने अपने विशाल सिर नीचे किया और मुझे उस पत्थर पर रेंगते हुए ऐसे देखा जैसे किचन काउंटर पर रेंगती हुई एक चींटी को देखा हो। के पीछे भागने में कोई एफर्ट नहीं है। और फिर इसने अपना मुंह खोला और इसकी दहाड़ मुझे एक फिजिकल दीवार की तरह हिट हुई। उसकी आवाज की साउंड वेव्स को मैंने अपने सीने में स्लैम होते हुए देखा। मेरे कान के पर्दे दर्द से चिल्ला उठे। मेरे हाथों और घुटनों के नीचे रखे हुए पत्थर कांप रहे थे। मैं अपना मोच आया हुआ टांग पूरी तरह भूल गया। एड्रेनलिन ने मेरे नर्वस सिस्टम से पेन वर्ड को पूरी तरह डिलीट कर दिया। मैं एक डेस्परेट जानवर की तरह पैरों पैरों पर रेंगते हुए उस हाफ मीटर के एंट्रेंस की तरफ भागा। भाई जल्दी करो, 2 जोड़ी पेल
छोटे हाथ रेड्यू स्क्रॉल होल के अंदर से बाहर आ चुके थे। सूली और सुयाओ ये पूरा सीन देख रही थी। उन्हें वो रोर सुन ली थी और उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, पर उन्होंने पीछे हटने से इनकार की। उन्होंने अपने हाथों को बाहर की तरफ इतनी दूर तक धकेला जितनी दूर तक वो कर सकती थी। मैंने लिटरली खुद को अपने आप को एंट्रेंस पर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं उस छेद से क्वीज इन शुरू करता, चार हाथों ने मेरा शर्ट कॉलर पूरी मुट्ठी कर पकड़ लिया। आओ आओ खींचो, सूली चिल्लाई। भाई मुझे नहीं पता उन दोनों में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। ये वो लड़कियां थी जो 3 दिन पहले तक 10 पुशअप भी नहीं कर सकती थी। उस एक मोमेंट में उन्होंने मेरे तो 40 पाउंड के वजन को उस एरो होल से इस तरह खींच लिया से जमीन से कोई जाइंट मूली उखाड़ रही हो। अंदर की तरफ गिरा और केव के फ्लोर पर कोलैप्स हो गया। इतनी बुरी तरह हाफ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे दिल मेरे गले से बाहर ही ना कूद पड़े। बाहर वो बेबी बोर अभी भी अपना डेजर्ट छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। वो धीरे दौड़ता हुआ आया। वो बेबी बोर केव की एंट्रेंस पर पहुंच गया। वो स्नोट और ग्रंट कर रहा था। उसने कुछ लंबी चीज एंट्रेंस के ब्लॉक करने वाले पत्थरों के गैप में घुसा दी। एकदम गर्म सड़ी हुई कांच की एक ब्लास्ट सीधा केव के अंदर आई। हम तीनों ने खुद को पीछे की दीवार से चिपका लिया, बिना सांस लिए, ना हिले, बिल्कुल स्टैचू की तरह फ्रोज। हम वैसे ही खड़े रहे जब तक वो सूंघना बंद नहीं कर देता और जमीन हिला देने वाले फुटस्टेप दूर नहीं चले गए। पर वो बेबी बोर वहां से नहीं गया था। वो हमारी केव के एंट्रेंस पर ही रुका रहा, बार बार पत्थरों के बीच अपना स्नोट घुसाता, पागलों की तरह सूंघता। मीट की स्मेल ने उसे हुक कर लिया था। याओ सूली की बाहों में सिकड़ी हुई थी। उसका चेहरा पेपर की तरह सफेद था और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर रखा था ताकि कोई आवाज न निकले। बाहर उसकी माँ वो 3 मंजिल ऊंची नाइटमेयर आसपास ही घूम रही थी। उसका हर कदम केव की छत को हिला रहा था और हमारे सरों पर धूल और कंकड़ गिरा रहा था। और उसकी माँ ने डिसाइड कर लिया कि उसे अंदर आना है। तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारी एंट्रेंस टिक पाएगी। मुझे इस बेबी बोर को यहाँ से भगाना ही था। मैंने उंगली अपने होठों पर रखी और बोला शू। दोनों लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने मोचाए हुए टांग को इग्नोर की रेंगते हुए वहां गया। हमने सीड बैग्स रखे थे। वहाँ 5 ग्रीन प्लास्टिक बोतल्स रखी थी, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। पर ये चीज लेजेंडरी थी। उसका एक सिप किसी फुल ग्रोन आदमी की जान ले सकता था। फार्मर्स इसे जब पीते थे जब उन्हें अपनी लाइफ परमानेंटली एंड करनी होती थी। यहाँ तक कि इससे हाथी भी बच नहीं सकते थे। क्या ये इस एलियन बीस्ट पर काम करेगा जिसकी स्किन आर्मर जैसी है और जो शायद तर हजम कर जाता हो? तो कुछ अर्थ का स्पेशल खाना टेस्ट करवाते हैं, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने उन 5 बोतल्स के कैप ढीले कर दिए पर उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं। मुझे चाहिए था कि वो लिक्विड जानवर के पेट में जाकर धीरे धीरे लीक हो। एंट्रेंस के पास गया। वो जाइंट वेट स्नोट अभी भी पत्थरों के बीच से दौड़ लगा रहा था। उस बीस्ट ने एंट्रेंस ब्लॉक करने वाले पत्थर को चबाने के लिए अपना विशाल जबड़ा खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मैंने अपनी चाल चल दी। कैच! 5 प्लास्टिक बोतल एक के बाद एक बास्केटबॉल फ्री थ्रोज की प्रिसीजन के साथ सीधा खुले हुए मुंह के अंदर गई। उस बेबी बोर को अपने गले में कुछ हार्ड राउंड ऑब्जेक्ट फील हुआ, पर एक ऐसा क्रीचर जो भूख लगने पर पत्थर चबा जाता हो। कुछ प्लास्टिक बोतल्स उसके लिए अखरोट के क्रंच जैसी थी। उसने अपनी थोड़ी बाहर निकाली, अपना सर आसमान की तरफ टिल्ट किया और उन 5 बोतल्स को बिना चबाए पूरी का पूरा ही निकल लिया। फिर उसने एक लाउड डकार मारी। बोतल्स हाथ से छूटते ही मैं पीछे की तरफ भागा और दोनों लड़कियों को केव में और डीप ले गए। उसने वो खा लिया? सूली ने बेयरली ऑडिबल आवाज में फुसाते हुए पूछा। पांचू निकल गया, चबाया नहीं। मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। कुछ मिनट वेट करो, जैसे ही वो कन लीक होंगे पेस्टिसाइड उसके स्टमक की लाइनिंग को करेगा। वो उसकी लाइफ का आखिरी मील होगा जिसका उसे चितावा होगा। बाहर उस बेबी बोर ने थोड़ी देर और पत्थरों को पुश किया। पत्थर बहुत सॉलिड थे। जो चीज उसने अभी अभी निकली थी वो उसके पेट को वार्म और कोजी फील कर रही थी, इसलिए उसने आज रात हमें खाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने 2 बार स्नॉट किया और फाइनली वहां से चला गया। कि हूफ्स की आवाज धीरे धीरे फेड हो गई थी। क्या वो बदला लेने वापस आएगा? सुइयाओ ने पूछा। अगर वो आना भी चाहे तब भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये तो हम उसे मार देते या आखिरकार अंदर घुसकर वो हमें मार देता। मैंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। 10 मिनट बाद दोनों लड़कियां मेरे चोट की केयर कर रही थी। सूली मेरे शोल्डर्स की मसाज कर रही थी और सुइयाओ बहुत केयरफुली मेरे सूजे हुए एंकल पर यूनान बाय स्प्रे कर रही थी। ठीक उसी वक्त जंगल की गहराइयों से एक खून जमा देने वाली आवाज हवा को चीरते हुए आई। कोई दहाड़ या बैटल क्राई नहीं थी, ये दर्द था। एक ऐसी साउंड जो पेन, दर्द और डेस्परेशन से भरी थी। उस क्रीचर की चीख थी जिसके अंदर के ऑर्गन्स को एक ऐसे केमिकल
द्वारा जिंदा खाया जा रहा था। उसका सामना उसकी बॉडी ने मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन में कभी नहीं किया था। उसके बाद क्रैशिंग की आवाजें आई। बहुत बड़ी चीज अंधों की तरह पेड़ों से टकरा रही थी। मोटे ट्रंक्स के चॉपस्टिक्स की तरह टूटने की आवाज आ रही थी। फिर उसमें एक और आवाज जुड़ गई, डीप, पावरफुल और फ्रेंटिक रेज से कांपती हुई। उसकी माँ, वो माँ अपने बच्चों को मरते हुए सुन सकती थी, तो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सुयाओ ने डर के मारे अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मैं उन दर्दनाक मौत की आवाजों को सुन रहा था और अपने दिमाग में उस बेबी बोर के लिए एक इमेजिनरी बारबेक्यू ग्रिल सेट कर रहा था। क्या वेस्ट है। इतने बड़े पिग का मीट हमें आराम से आधे साल तक कर सकता था, पर अब वो पूरी तरह पॉइजन्ड हो चुका था। 2 घंटे बीत गए, फिर जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शांति वापस आ गई। तो याओ मेरे एंकल पर दोबारा स्प्रे कर रही थी और तभी अचानक बूम, तो मैसिव इम्पैक्ट। ये बदलों की गरज नहीं थी, कदमों की आवाज जो हमारी तरफ आ रही थी। बूम बूम बूम, एकदम रिदमिक और डेलिब्रेट। हर एक कदम बेबी वॉर के कदमों से 10 गुना ज्यादा हैवी था। हर इम्पैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हथौड़ा तोड़ा मेरे पसलियों पर मारा जा रहा हो। उसकी माँ वापस आ गई थी। मेरे चेहरे से शांति इंस्टेंटली गायब हो गई। मेरी नसों में बर्फ दौड़ गई। मैं उठा और अपने एंकल के दर्द को इग्नोर करते हुए इतनी तेजी से एंट्रेंस की तरफ हो सके मैं भागा। शेयर होल के थ्रू मैंने जो देखा, एक काले मांस का पहाड़ हमारी तरफ बढ़ रहा था, 3 मंजिल ऊंचा, जिसने दोनों गोल्डन सन्स की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था। उसका मुंह ताजे खून से ढका हुआ था और उसके लेफ्ट दांत से बहुत ही भयानक ऑर्नामेंट की तरह का था कि खुद के बच्चे का कटा हुआ सर ही जिसे मैंने जहर दिया था। ये इतनी स्मार्ट है, उसने फिगर आउट कर लिया कि ये हमने किया है। ये यहाँ रिवेंज लेने आई है। अपने बच्चे को खोना किसी भी क्रीचर को डेंजरस बना देता है, और अपने बच्चे को खोना और यहाँ अचानक ये जान लेना कि इसके लिए एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे किसी और ही नाइटमेयर लेवल का बना रहा था। तो पीछे जाओ अभी। मैं तेजी से घूमा और मैंने दोनों लड़कियों को पकड़ा। और खाना उठाओ, के में और डीप भागो। गोली का शहरा शीट की तरह सफेद पड़ गया। क्या हो रहा है? बच्चा मर चुका है और उसकी माँ अपना हिसाब बराबर करने के लिए आई है। अगर वो एंट्रेंस तोड़कर अंदर की तरफ आती है तो हम बैट सेक्शन की तरफ भागेंगे। सूली और सुयाओ ने जल्दी से पानी की बोतल्स और सीड बैग्स उठाए और मैंने ब्लोट और स्नैक के सप्लाई कार्ट को टनल्स की तरफ ड्रैग करना शुरू कर दिया। वो भी एंट्रेंस से मुश्किल से 30 मीटर ही दूर गए थे तो वो पहला रियल हिट जमीन पर पड़ा। पूरा पहाड़ हिल गया। एंट्रेंस पर जो पत्थर हमने स्टैक किए थे वो किसी कैनन बॉल की तरह अंदर की तरफ फटे, दीवारों से टकराए और चिंगारियां निकली। छत से धूल गिरने लगी जिसने हमारे आंखों को अंधा कर दिया। सुयाओ चीखी और जमीन पर गिरकर अपने सर को कवर कर लिया। पैनिक मत करो, वो इस छेद के अंदर फिट नहीं हो सकती। मैंने ये बात एक ऐसे फेक कॉन्फिडेंस के साथ कही जो मैं खुद फील नहीं कर सकता था। बूम, दूसरा हिट और भी ज्यादा भयानक था। दीवारों से ग्लोइंग मिनरल स्टोन्स टूटकर जमीन पर गिरे। वो केव किसी जिंदा इंसान की तरह दर्द से चिल्ला रही थी। वो पागल बीस्ट अपने लोहे जैसे हार्ड स्कल और अपने उन टस्क्स का यूज करके एक दीवार तोड़ने वाला जानवर बन चुकी थी। वो सीधा दीवार पर टक्कर मार रही थी। इन पत्थरों को तोड़कर हमें जिंदा बाहर निकालने की कोशिश में वो इस पूरे पहाड़ को चीर फाड़ कर हमें अपने मरे हुए बच्चे के बगल में दफनाना चाहती थी। होल्ड, प्लीज होल्ड। मैं व्हाइट नक्कल ग्रिप से अपनी ब्लो टॉर्च पकड़ एंट्रेंस की तरफ घूर रहा था। मेरी हथेलियों से पसीना बह रहा था और किसी चमत्कार से वो एंट्रेंस टिक गई। ये एलियन रोप जिस भी चीज की बनी थी वो इम्पॉसिबली टफ थी। चार्जिंग मेगा बोर के हर एक इम्पैक्ट ने पूरे केव को हिला दिया। मलबा बारिश की तरह गिर रहा था और वो पहाड़ सिर्फ हल्का सा छिला हुआ था। वो स्ट्रक्चर एक आयरन फोर्ट्रेस की तरह खड़ा था। वो टक्कर लगभग 7 मिनट्स तक चलती रही। वो हमें घंटों के बराबर फील हो रहे थे। हर एक सेकंड टॉर्चर जैसा था। सुयाओ शांति से अपने हाथों में रो रही थी। सूली मेरे पीछे दीवार से बिल्कुल फ्लैट चिपकी हुई थी। वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि मैं उसके दांतों के बजने की आवाज सुन सकता था। और फिर अचानक वो इम्पैक्ट रुक गई। बाहर से भारी सांस लेने की आवाज को होने लगी। बीस्ट इतनी मेहनत के बाद हाफने रखा था। क्या ये रुक गया? सूली की आवाज एक बेयरली ऑडिबल विस्पर थी। इसने हार मान ली? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसी एंट्रेंस को घूरता रहा। इतना इंटेलिजेंट जानवर इसलिए ये हार नहीं मानेगा। मैं बिल्कुल सही था। एंट्रेंस के बीच से आने वाली रोशनी की वो हल्की सी लकीर अचानक गायब हो गई। केव पूरी तरह अंधेरे में डूब गई और फिर
उस ओपनिंग में से कुछ पियर हुआ। एक अकेली आंख, एक लाल खून आंख जिसने उस पूरे एंट्रेंस होल को भर दिया था। भाई वो बस के टायर से भी बड़ी थी। उसका खून जैसा लाल प्यूपिल ठीक केव की लंबाई में घूर रहा था, सीधा 30 मीटर दूर। अंधेरे में सिकड़े हुए हम तीनों की तरफ। मुझे ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद की अपनी नजर मुझ पर डाल दी हो। उस आग में किसी जानवर जैसी बेवकूफी नहीं थी, न कोई माइंडलेस गुस्सा। जो मैंने देखा वो कोल्ड, कैलकुलेटेड और बर्निंग हेट्रेड थी। वो नफरत जो अपना बच्चा खोने के बाद आती है। ये हमें याद कर रही थी, हमारी स्मेल, हमारी लोकेशन, इस केव की एग्जैक्ट पोजीशन। ये हमसे एक वादा कर रही थी। उस बड़ी रेड आई ने हमें पूरे 1 मिनट तक घूरा, 60 सेकेंड्स, जहाँ हम में से किसी ने सांस नहीं ली, जहाँ हमारी बॉडी अंदर से बाहर ठंडी पड़ गई, जहाँ हमने फील किया एक ऐसे शिकार की तरह होना कैसा लगता है जिसे मौत के लिए मार्क कर दिया गया हो। फाइनली एक लो ग्राउल, एक आवाज जो कह रही थी ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहते हो, तुम तीनों खत्म हो चुके हो। वो आग वहां से हट गई। एंट्रेंस पर रोशनी वापस आ गई। फुट स्टेप्स दोबारा शुरू हुए। भारी गिने चुने कदम, बूम बूम बूम, धीरे धीरे सॉफ्ट होते हुए और उड़ जाते हुए, जब तक आखिरी कदम भी फेड नहीं हो गया और जंगल वापस शांत नहीं हो गया। हम वहां काफी देर तक बैठे रहे, इससे पहले कि कोई हम में से हिलने की हिम्मत कर पाता। हमारे कपड़े ठंडे पसीने से इतनी बुरी तरह भीगे हुए थे, हमारी बॉडीज से ऐसे चिपके हुए थे जैसे हम किसी नदी से खींचे गए हो। चली गई, मैंने आखिरकार अपने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। वो चली तो गई है और वो वापस आएगी, ये बात हम सब जानते थे। सांक ने एक प्रॉमिस किया था और एनिमल्स अपने वादे निभाते हैं। तू ली और सुयाओ आगे बढ़ी और मेरे पीछे छुप गई, एकदम उन दो छोटे पल्स की तरह जो किसी बाज से छुप रहे हो। ये वापस आ गई है, उन्होंने अगले दिन कहा। उनकी आवाज में डर कम और थकावट ज्यादा थी। ये हमारा डेली रूटीन बन चुका था। वो बदला लेने वाली मदर बोर हमारी सबसे बुरी पड़ोसन बन चुकी थी। वो दिन में 2 बार ठीक किसी सरकारी एम्प्लॉय की तरह वक्त पर आती थी, एक बार जब सूरज उगता था और एक बार जब वो ढलता था। बेसिकली तब जब वो अपना खाना खा चुकी होती थी और उसके पास वेस्ट करने के लिए एनर्जी होती थी। वो 10-12 बार उस पहाड़ पर जोर से टकरे मारती। अब वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस अपना पॉइंट साबित कर रही थी। फिर वो अपनी उस बड़ी सी ब्लडशेड आंखों को एंट्रेंस पर दबाती और एक पूरे मिनट तक हमें घूरती, सिर्फ प्योर हेट रेट के साथ। लेकिन फिजिकली डराना सबसे बुरा पार्ट नहीं था, उसने हम पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ दिया था। उसने अपने मरे हुए बच्चे की लाश को खींचकर हमारी केव के ठीक सामने वाले पत्थरों पर रख दिया था। उन 3 सूरज की गर्मी में सड़ने के लिए वहीं छोड़ दिया। 3 दिन की एलियन गर्मी ने उस ट्रक साइज पिक को लाश को सड़ने के लिए एक नाइटमेयर में बदल दिया था कि बदबू बयान करने के भी बाहर थी। जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, उसने हमारी केव की एंट्रेंस को अपना पर्सनल टॉयलेट बना लिया था। हर विजिट पर अपना टक्कर मारने वाला वो नाटक खत्म करने के बाद वो ठीक हमारे दरवाजे पर बैठती और गोबर का एक पहाड़ खड़ा कर देती। ताजे पिक की टट्टी की बदबू और उस सड़ती हुई लाश की बदबू, ये सब उस एयर होल से सीधा हमारी केव के अंदर आता था। ये बहुत ही भयानक है। मैंने फ्रस्ट्रेशन में केव के ऊपर फ्लोर पर एक पत्थर को किक किया। मेरे अंकल की मोच पिछले 2 दिन में लगभग ठीक हो चुकी थी, थैंक्स टू रेस्ट और शुयाओ की डेडिकेटेड मसाज ट्रीटमेंट्स। मैं अब ठीक से मूव कर सकता था, पर इसका कोई फायदा नहीं था। हमने से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि लगातार 3 दिनों तक केव के बाहर अपना पैर भी रख दें। नॉट विद दैट मॉन्स्टर स्टैंडिंग गार्ड। बस एक ही अच्छी बात थी, ये कि प्लेनेट एलियन का ये पहाड़ जेन्युइनली टूटने वाला नहीं था। 3 दिनों से लगातार सैकड़ों टन के जानवर की पूरी ताकत से मारी जाने वाली टक्करें झेल रहा था और तब भी इस पे एक खरोंच तक भी नहीं आई थी। यहाँ तक नोटिस किया था कि इस मेगाबोर का एक मैसिव दांत उन टकराव की वजह से बीच में से आधा टूट चुका था, पर इस पहाड़ के सरफेस पर सिर्फ वाइट स्क्रैप्स आए थे। एब्सोल्यूट डिफेंस, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, खुद को थोड़ा रियश्योर करते हुए। जब तक वो अंदर नहीं आ सकती हम उसके थकने का इंतजार कर सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से उसका टक्कर मारना बंद हुआ। वो जाइंट रेड आई एंट्रेंस पर अपने डेली 1 मिनट डेथ स्टेयर के लिए आई। फिर उस बीस्ट ने गुस्से में गुर्राया, अपने खुद के टूटे हुए दांत के फ्रेगमेंट को चबाया और वहां से भारी कदमों के साथ चली गई। उसके पीछे हटते कदम के साथ जमीन कांपी तक की फाइनल साइलेंस नहीं आई गई। घूमा और अपने पीछे उस पोर्टल को देखा। उसका रेड फ्लिकर
कर रहा था। ग्रेजुअली अपना कलर शिफ्ट करते ग्रीन की तरफ फेड हो रहा था। चार्ज लेवल 99.8%, लगभग फुल। टाइम आ गया था। मैं खड़ा हुआ और मैंने अपनी पैंट पर से धूल झाड़ी। एक कोल्ड डिटर्मिनेशन मेरे हड्डियों में बस चुप चुका था। तुम बस वेट करो बड़े साइज के सुअर। इस बार मैं जब वापस आऊंगा, अगर तेरे हाथों में एक ऑटोमेटिक राइफल या एक पिस्तौल भी आएगी तो तुझे मार दूंगा। मैंने एक कड़वी हंसी छोड़ी। तुमने एक पिगलेट खोया है जिसके जैसा तुम एक और बना सकती हो। हम लगातार 3 दिनों से तुम्हारी गंदी बदबू में घुट घुट कर जी रहे हैं। तो दुश्मनी के बारे में बात मत करना। ये स्कोर सेटल होने वाला है। नो क्वेश्चंस। मेरे पीछे से सूली की सॉफ्ट आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा। दोनों बहनें मुझे उन बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। सूली की आंखें लाल थी। तुया ऑलरेडी रो रही थी। उसके गले गालों की मिट्टी को चीरते हुए आंसुओं के साफ ट्रिक्स बना चुकी थी। चलकर उसके पास गया। इस बार बिना किसी मजाक या जोक्स के मैंने अपने दोनों आर्म्स ओपन किए और उन दोनों को अपने से गले लगा लिया। दोनों को एक साथ। टूली ने रेजिस्ट नहीं किया। वो पीछे नहीं हटी। ने मुझे परवर्ट नहीं बुलाया। ने बस अपने सर मेरे शोल्डर पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। सुइयां मेरे कमर पर एक भालू की तरह चिपक चुकी थी, अपना चेहरा मेरे सीने से छिपाकर, वैसे ही जैसे वो हमेशा करती है जब वो डरती थी। केव में एक साथ दिन बिताना, एक साथ खाना, एक दूसरे लज कर सोना और एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना जो हमें मसल कर पेस्ट बनाना चाहता था। इस सब ने हमारा रिश्ता बदल दिया था। हम अब क्लासमेट्स नहीं थे। हम अब ट्यूटर और स्टूडेंट्स नहीं थे। ये कुछ बिल्कुल ही अलग चीज थी। एक ऐसी चीज जो सिर्फ लोगों के बीच तपती है। उन्हें एक साथ मौत को आंखों में देखा और फिर भी एक दूसरे को जिंदा रखने का डिसीजन लिया हो। मैं की पीठ को जेंटली थपथपाया। अपनी आवाज को स्टेडी और लो रखते हुए कहा, इस बार मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। तू याओ की बॉडी मेरे सीने के खिलाफ स्टिफ हो गई। उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया पर मैंने उसकी बात काट दी। सुनो, जस्ट लिसन। 3 मिनट बहुत शॉर्ट टाइम होता है। अगर तुम लोग मेरे साथ आए तो तुम्हें यहाँ बस खींचने पहले अपनी मोम की बस एक झलक दिखेगी। तुम फालतू में बस उस ट्रांसपोर्ट सिकनेस से गुजरोगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे इस बार हैवी सप्लाईज वाले चीजें लानी है, शायद असली वेपन्स भी। तो मैं तुम दोनों को कैरी करूंगा तो वो 90 पाउंड का वेट हो जाएगा जिससे मैं सप्लाईज नहीं कैरी कर पाऊंगा। हमारा खाना खत्म हो रहा है और जब तक बाहर बैठे उस पिग से निपटा नहीं जाएगा, इस केव से बाहर नहीं जा सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, पानी नहीं ढूंढ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इस चीज को मारने के लिए पावरफुल हथियार चाहिए। तो मुझे तभी मिल सकते हैं जब मैं अकेले जाऊं। सूली ने अपने और जोर से भींच लिए। उसके चेहरे पर वो स्ट्रगल देख सकता था। आना चाहती थी, अपनी मोम को देखना चाहती थी, चाहे बस कुछ सेकंड्स के लिए ही, अर्थ पर क्यों ना हो। पर वो हिसाब समझ चुकी थी। वो हमेशा मैथ समझती थी, भले ही वो उससे डिसीजन से नफरत क्यों ना करे। हम समझते हैं, सूली ने एक डीप सांस लेते हुए कहा और आगे बढ़कर मेरा पोलर ठीक करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वो हर ट्रिप से पहले करने लगती है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। बी केयरफुल राइट नाउ ऑन अर्थ। वहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मैंने एक जेन्युइन कॉन्फिडेंट स्माइल दी। या अगर मेरा गेस सही है तो इस बार मेरा वेट करने वाले लोग वो ऑर्डिनरी लोग नहीं होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें सिर्फ टेलीविजन पर देखते हो। ठीक टाइम पर मेरे पीछे के पोर्टल से एक डीप रेजोनेटिंग आवाज आई। ग्रीन लाइट ने पूरी केव को रोशनी कर दी थी। चार्ज कंप्लीट, 3 मिनट्स अवेलेबल। मैंने उन दोनों के गालों पर एक एक क्विक और वार्म किस दी। दोनों एक साथ वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। उनके चेहरों से आंसू बह रहे थे। उन्हें डर भी लग रहा था। बस 3 मिनट के लिए सेफ रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे उस ग्रीन लाइट के अंदर चला गया। अगर मैं पीछे देखता तो शायद मैं जा ही नहीं पाता। तो जाने पहचाने चक्कर आए और फिर फेड हो गए। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें खोलता, मेरी नाक से कुछ अजीब सा सूंघा। हवा में आजादी और केओस की स्मेल थी। पुलिस के सायरन नॉन स्टॉप बज रहे थे। कहीं से एग्रेसिव रैप म्यूजिक जोर जोर से ब्लास्ट कर रहा था। शीशे टूटने की आवाजें आ रही थी। लोग इस एक्साइटमेंट में चीख रहे थे जैसे वो कोई नर्क का स्ट्रीट फेस्टिवल चल रहा हो। वेलकम पार्टी थोड़ी ज्यादा लाउड नहीं है। मैंने अपने चेहरे पर से बड़ी स्माइल रखी, फिर अपनी आंखें खोली। मैं दिमाग में इस मूवमेंट की रिहर्सल कर चुका था। फुली आर्म्ड स्वॉट टीम मेरा वेट कर रही होगी। ये शायद ब्यूटीफुल आंटी सूप फूल लेकर खड़ी होंगी। साइंटिस्ट इक्विपमेंट के साथ रेडी होंगे। भाई, मैंने अपने इस होम कमिंग के लिए 3 दिन तक सुअर की टट्टी सूंघी थी। लिन भाई, वो शब्द मेरे गले में ही अटक गए। स्माइल वहीं जम गई।
वहाँ कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे, सोल्जर्स की कोई नीट लाइंस नहीं थी, वहाँ कोई वेलकम कमेटी नहीं थी। यह एक बहुत ही चौड़ी और गंदी सड़क पर खड़ा था। पास में ही एक पानी का पाइप पानी फुहारे की तरह फेंक रहा था, साइडवॉक पर गिरा। वहाँ आसपास कई टूटी फूटी गाड़ियां थी जिनके धुएं की स्मेल आ रही थी। मैं जलते हुए रबर और किसी ऐसी चीज की बदबू से मैं पहचान नहीं पा रहा था। आखिर कहाँ आ गया हूँ? क्या ये अभी भी चाइना है? मैंने ऊपर देखा, दूर एक मैसिव डिजिटल बिलबोर्ड पर इंग्लिश में 2 वर्ड चमक रहे थे, टाइम्स स्क्वायर। और उसके ठीक बगल में पीटी से भरा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था NYPD। मैंने आंखें झपकाई, पक्का मैंने गलत पढ़ा होगा। मैंने दोबारा आंखें झपकाई, मेरा रेटिना पर काउंटडाउन स्टेडी रहा था, 2 मिनट 55 सेकंड। न्यूयॉर्क, मेरे होठ कांपने लगे। न्यूयॉर्क, मैं एब्सोल्यूट हेल में अमेरिका कैसे पहुंच गया? इस सिचुएशन की बेवकूफी से मुझे वहीं स्पॉट कर हार्ट अटैक आने वाला था। रैंडम पोर्टल ने कहा था कि वो मुझे किसी रैंडम ह्यूमन सिटी में ड्रॉप करेगा। मैंने स्टूपिडिटी और भोलेपन में ये अज्यूम कर लिया कि उस रैंडम सिटी का मतलब चाइना के अंदर ही कहीं होगा। वहाँ घर पर चाइना में एंटी सूब और पूरी नेशनल सिक्योरिटी अपर्चर देश के हर सर्विलियंस कैमरा को मॉनिटर कर रहा होगा। और पुलिस ऑफिसर सड़कों पर पेट्रोल कर रहे होंगे, मेरे उस कैमरे फीड पर आने का वेट कर रहे होंगे। उन्होंने सप्लाई पैकेट्स रेडी रखे होंगे, उनके पास एक प्लान था, वो रेडी थे। और इस यूनिवर्स में मुझे कहाँ भेज दिया? प्लेनेट के ठीक दूसरी तरफ, सीधा गौतम सिटी में। भी एक फुल स्केल रायोट के बीचों बीच इसी तरह की घटिया आरएनजी किस्मत है। अंदर ही अंदर कुत्ते की तरह चीखा, लेकिन सिचुएशन और भी बुरी होने वाली थी, बहुत बुरी। मैंने अपने आसपास के कमर्शियल स्ट्रीट साइडवॉक्स को देखा। मेरे चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े वेरी एक्टिव आदमी थे, और ये वो कर रहे थे जिसे अमेरिकन पॉलिटिक्स में लूट मार कहते हैं, इंटरनेट जिसे जीरो शॉपिंग कहते हैं। उन्होंने ओवरसाइज हुडीज और बैगी पैंट्स पहनी हुई थी जो वेस्ट कोस्ट स्टाइल में आधी नीचे लटक रही थी। जो लोग मेरे सबसे करीब थे वो छोटे पहाड़ों की तरह बिल्ड थे, उनके आर्म्स मेरे थाइस से भी मोटे थे। अजीब से हेयर स्टाइल्स थे कि आंखों से साफ झलक रहा था, डोंट मेस विद मी। वो कैंग द कॉन्करर्स के पूरे स्क्वाड जैसे लग रहे थे, एक दो नहीं, पूरी एक गैंग। उन्होंने अपने हाथों में पूरी छुरियां और सामान का ढेर रख रखा था, शू बॉक्सेस, ओवरसाइज्ड फ्लैट स्क्रीन टीवीज और किसी ऐसी दुकान से लग्जरी हैंडबैग्स जिसे वो ऑलरेडी लूट चुके थे। मेरी सडन अपीयरेंस, हवा में से अचानक एक रैंडम एशियन मैन का उनके शॉपिंग लूट के बीचों बीच मटेरियलाइज हो जाना ने उनके बीच एक ब्रीफ कलेक्टिव कंफ्यूजन पैदा कर दिया। हवा एक सेकंड के लिए फ्रोज हो गई। में से एक बंदा जिसके लंबे गंदे बाल थे और हाथ में एक मेटल का बेसबॉल बैट था, वो रुका और मेरी तरफ मुड़ कर देखने लगा। उसने मुझे ठीक उसी तरह देखा जिस तरह कोई प्रेडिटर अपने किसी अनफेमिलियर शिकार को देखता है, डिसाइड करते हुए कि इसे खाना है या इस पर एफर्ट वेस्ट करना बेकार है। पर वो मुस्कुराया, अपने परफेक्ट सफेद दांत दिखाते हुए। उसने थिक भाषा में अपने दोस्तों से कुछ कहा जिसका रफ ट्रांसलेशन था, यो चोमू को देखो, ये आसमान से गिरा है क्या? इंग्लिश इतनी ग्रेट नहीं थी, पर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये बुरे इरादे वाली। आंखों में जो लुक था ना, वो मैंने पहले भी कहीं देखा था। कल में कुछ घंटे पहले ही एग्जैक्ट वही लुक था जो मदरबोर्ड ने मुझ पर चार्ज करने से ठीक पहले दिया था। एक्सेप्ट ये बंदे उस बोर्ड से एक्चुअली ज्यादा डेंजरस हो सकते थे। कम से कम बोर्ड प्रिडिक्टेबल तो थी। क्लॉक पर 2 मिनट 35 सेकंड बचे थे, टाइम खत्म हो रहा था। मैंने एक सूखा घूंट निकला और अपनी लाइफ का सबसे फास्टेस्ट डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया। सॉरी, आई एम जापानीज, मैंने जोर से अनाउंस किया और अपने दोनों हाथ यूनिवर्सल सरेंडर गेस्चर में हवा में उठा दिए। मैं कहूँ कि एक क्लासिक फ्रेंच मिलिट्री सल्यूट में। मैंने अपने चेहरे पर सबसे पैथेटिक थ्रेटनिंग स्माइल पेस्ट कर ली जो मैं कर सकता था। ये शायद रोने से भी ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं धीरे धीरे पीछे हटता लगा। अकेली उस क्रू को, मेरे जैसे होमलेस दिखने वाले बंदे को लूटने से ज्यादा इंटरेस्ट उस ब्रांड नेम शू स्टोर में था जो उनके पीछे था। अंधे बालों वाले ने अपना बैट हिलाया और मुझे गालियों भरी लैंग्वेज में वहां से भागने को कहा। तो वो पीछे मुड़ा और अपने पिछले वाली डिस्प्ले विंडो को तोड़ दी। शीशे के टूटने के क्रैश ने मुझे वापस रियलिटी में खींच लिया। मैं घूमा और भागना लगा। यहाँ कोई नेशनल रेस्क्यू टीम नहीं थी,
कोई सप्लाई ड्रॉप्स नहीं थी, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मैं था अकेला एक अमेरिकन राइट के बीच में। के पास 2.5 मिनट से भी कम टाइम बचा था। ऐसा वेपन ढूंढना था जिसके लिए एक मंजिला ऊंचे एलियन बोर को मारना था। मुझे वेपन्स चाहिए। मैं उन कायोटिक सड़कों पर भाग रहा था, शूटर्स को से बचते हुए, पास गुजरते हुए, हर एक स्टोर फ्रंट को स्कैन करते हुए। एक पूरा मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। हर एक लॉस्ट सेकंड कीमती था। 3 मिनट उस एलियन ब्रांड पर 3 लोगों की लाइफलाइन बनने वाले थे। एक एक सेकंड 3 लोगों के सर्वाइवल में डायरेक्टली ट्रांसलेट होता था। चाइना में मैं किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर घुसकर टूल्स उठा सकता था, पर यहाँ इस राइट जोन में न्यूयॉर्क में ज्यादातर दुकानें ऑलरेडी साफ हो चुकी थी। टूटे शीशे, कचरा और खाली शेल्फ्स के अलावा कुछ नहीं था। नाइक यूजलेस, स्टारबक्स यूजलेस, फर्स्ट स्टोर। मैं एक फोन का क्या करूंगा, एक पर फोन फेंक कर मारूंगा। पसीने से नहा चुका था, भाग रहा था और स्कैन कर रहा था। कहीं कोई वेपन्स नहीं थे। क्या मैं सच में खाली हाथ वापस जाने वाला हूँ उस बदबूदार केव में, वापस जाकर उन लड़कियों को ये बताने के लिए सॉरी मैं न्यूयॉर्क में छोटी सी छुट्टी मनाने गया था, खाली हाथ वापस आया हूँ, हम सब मरने वाले हैं। भी मेरे पैर जमीन पर घिसटते हुए रुक गए। स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक आधी गिरी हुई टेढ़ी मेढ़ी साइन लटक रही थी, जिसके नीचे एक खुला हुआ मेटल का शटर था। उस साइन पर एक रेड बुल्सआई टारगेट लोगो था और इंग्लिश टेक्स्ट में लिखा हुआ था, आउटडोर वर्ल्ड हंटिंग एंड स्पोर्टिंग गुड्स, अमेरिका, द लैंड ऑफ द सेकंड अमेंडमेंट, द लैंड ऑफ लीगल फायर आर्म्स। दुकान के अंदर सच में खतरनाक हथियार होंगे। शटर ऑलरेडी आधा खुला हुआ था। किसी ने ब्रेक इन की कोशिश की थी या ऑलरेडी अंदर घुस चुका था। मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये मेरा इकलौता मौका था। क्लॉक पर 1 मिनट 45 सेकंड बचे थे। वर की माँ, तू बस वेट कर। अगर मैं आज यहाँ अंदर मर भी गया तो भी मैं तेरे लिए एक तोहफा तो लेकर जाऊंगा। मैं उस मुड़े हुए शटर के नीचे से झुककर और खुद को अंदर की तरफ धकेल कर घुस गया। जिस सेकंड मेरा पैर अंदर पड़ा, ठीक मेरे कान के पास किसी थंडरक्लैप जैसी गन शॉट एक्सप्लोड हुआ। ऑरेंज मसल फायर के एक फ्लैश ने उस अंधेरे इंटीरियर को रोशन कर दिया था। सैकड़ों टाइनी मेटल छर्रे मेरे स्कैल्प को छू रहे थे कि गर्मी फील हुई और वो ठीक मेरे पीछे दूर फ्रेम में जा धंसा। लकड़ी के टुकड़े हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुए। होली! इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस कर पाता, पूरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने टेक ओवर कर लिया। मेरी बॉडी ने अपने आप साइडवेज में डाइव रोल मार ली और मैं एक गिरी हुई शेल्विंग यूनिट के पीछे जाकर क्रैश हुआ। मैं जमीन से बिल्कुल फ्लैट चिपक गया था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने दांतों तक में फील हो रहा था। वेलकम टू द लैंड ऑफ द फ्री। हाँ, ये आपका स्वागत बंदूक की गोली से करते हैं। ये एक शॉटगन ब्लास्ट थे। अगर ये मुझे लग जाता तो मेरा स्विस चीज बन चुका होता। गेम ओवर, क्रेडिट्स रोलिंग, द एंड। 1.5 मिनट। क्लॉक अभी भी चल रही थी। डर के लिए टाइम नहीं था। मैंने अपनी मुठ्ठियां बीछी और अपने कान खड़े किए। काउंटर के पीछे से आने वाली आवाज किसी भी स्टोरी को सुनने के लिए, एक पंप एक्शन के रैक होने की आवाज, फुट स्टेप से या ऐसी कोई चीज जिसका मतलब था कि दूसरे शॉट आने वाला था। उसकी जगह मुझे एक भारी गिरने की आवाज सुनाई, जैसे कोई बड़ी चीज जमीन पर गिरी हो, फिर किसी वेपन के कर गिरने का था और उसके बाद एक वीक दर्द भरी कर रहा इंसान की आवाज। मैंने उस गिरी हुई शेल्फ के किनारे से झांक कर देखा। एक तेल मोटा हाथ काउंटर के जिससे लाइफलेसली लटक रहा था। उसके बगल में फ्लोर पर एक शॉटगन पड़ी थी। डार्क रेड खून धीरे धीरे काउंटर के नीचे से पूल बना रहा था, टाइल्स पर फैल रहा था। तुरंत समझ गया ये उस दुकान का मालिक था, कोई बहादुर अमेरिकन जिसने लूटर्स से अपने बिजनेस को डिफेंड करने का डिसाइड किया था। ऑलरेडी गोली खा चुका था शायद। इससे पहले कई का जो ब्रेक इन अटेम्प्ट होगा उसके दौरान जो ब्लास्ट उसने मुझ पर फायर किया था, ये उसका लास्ट स्टैंड था। बेहोश होने से पहले अपनी बची हुई एक एक आउंस ताकत का यूज करते हुए विरोध का उसका फाइनल एक्ट। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, कंफर्म किया कि वही था ना, बस और कोई तो नहीं है। सावधानी से साइड रैक से उठा, उस मलबे के ऊपर से कूदा और काउंटर पर पहुंचा। 1 सेकंड का हेजिटेशन किए बिना जमीन पर पड़ी उस हैवी वेपन को उठा लिया। एक रेमिंगटन M870 पंप एक्शन शॉटगन। उसका बैरल भी गर्म था, जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। वो मेटल मेरे हाथों में ठंडा और भारी फील हो रहा था। वो सॉलिड, डेडली और ब्यूटीफुल ने मेरी पूरी बॉडी में एक प्योर जॉय की वेव भेज दी। मैंने उस अनकॉन्शियस ओनर के बगल वाली ड्रॉर को झटके से खोला और मुझे रेड केस्ड म्यूनिशन के 3 फुल बॉक्सेस मिल गए। 12 गाश स्लग्स। ये बर्ड शॉट नहीं थे, ये सॉलिड स्लीड स्लग्स थे, ना कि बल्क शॉट, जिन्हें स्पेशली बड़े मोटे चमड़े वाली जानवरों के लिए जैसे बियर्स या फिर वाइल्ड सुअर्स के कार के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें से एक गोली किसी भी क्रीचर की बॉडी में एक बुल साइज जैसा होल कर सकती
लगती थी। इनके साथ अब देखते हैं तुम्हारा वो पिग स्किन असल में कितना मोटा है। मुझे पास में ही एक हाइकिंग बैकपैक मिला, मैंने सारा एम्यूनेशन उसमें डाल दिया। के बाद मैं अपनी लाइफ की सबसे फास्ट शॉपिंग लूट पर निकला। दुकान बहुत बड़ी थी, हालांकि बेस्ट चीजें ऑलरेडी लूट ली गई थी, पर कॉर्नर पर पीछे की शेल्फ्स पर अभी भी बहुत सारा यूजफुल गियर सामान पड़ा। मैंने एक रैक से हैवी ड्यूटी टैक्टिकल जैकेट्स और कार्गो पेंट्स कर निकाले। फिर मैंने सूली और सुयाओ के लिए थोड़े बड़े साइज के सेट्स उठाए। एलियन रात बहुत ठंडी होती थी और वो दोनों एक हफ्ते से उन फटे हुए स्कूल यूनिफॉर्म्स में थी। मैंने आउटडोर फूड सेक्शन को हिट किया। हाई कैलोरी बीफ जर्की सब उठा लिया। कैंप कुकवेयर और सॉलिड फ्यूल टेबल ब्यूटीफुल, ये भी ले लो। ये स्प्लिटिंग कुल्हाड़ी एकदम परफेक्ट है चिड़िया काटने के लिए और स्कल्स तोड़ने के लिए। फर्स्ट एड किट एब्सोल्युटली। कान भी आया हो तो लगभग खत्म होने वाला है। तो गाइज ये सीरीज आपको लुमोस मानवा रिकैप पर बड़ी प्यार से मिल जाएगी। मैंने सीरीज आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस में प्रोवाइड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसी बेहतरीन सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस ना करें। ओके, गुड बाय।